और कोंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर युवती के रेप और आत्महत्या का मामला है। फोरेंसिक जांच के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज शव भेजा गया। कब्र से युवती का शव निकाला गया था। मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल हैं। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको न्यूज 18 दे रहा है, जहां पर युवती के रेप और आत्महत्या का यह मामला है। फोरेंसिक जांच के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज शव भेजा गया है। कब्र से यह शव निकाला गया था। उसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज शव भेजा गया। मामले की आपको बता दें जांच जारी है और इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने पूरे मामले की जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हैं। विवेक, ऐसी क्या वजह थी कि शव को दोबारा कब्र से निकाला गया और उसको फिर से फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया? देखिए, जिस तरीके से बात पुलिस ये बता दूं कि जिस तरीके से बात खुलकर सामने आई है कि जो मृतिका है उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और इस बात की पुष्टि करने के लिए, हालांकि ये 2.5 महीने पुराना मामला है, तो उस लाश को फिर से निकाला गया है ताकि इस बात की पुष्टि हो जाए कि उसने आत्महत्या की है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। और पुलिस हालांकि जिस तरीके से जो पीड़िता की शैली है, मृतिका की शैली है, उसने जो बयान दिया था उसके आधार पर 5 आरोपियों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पर पुलिस अधिकारी इस बात से कहने से बच रहे हैं कि वो जो लाश निकाली गई है उसमें क्या क्या जांच की बिंदु उन्होंने रखे। उनका कहना है कि इस मामले को थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, इसलिए चीज को खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन ये तो तय है कि इसमें खुलासा होगा कि लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। विवेक, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब युवती ने आत्महत्या की थी, उसके साथ ज्यादती हुई थी, अमानवीय घटना हुई थी, तब क्या पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी? पुलिस ने इसमें शुरुआती तफ्तीश में क्या ढिलाई बरती? जी हाँ, देखिए पुलिस जी, इसमें एक बात बता दूं कि जिस तरीके से पीड़ित पक्ष है और गांव के लोग हैं, यहाँ तक कि जो आरोपी है उनके माता पिता, उनका कहना है कि शुरू में तो जब घटना घटी थी तो उस दौरान पीड़ित पक्ष ने मामले को FIR कराने से मना किया था। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरपंच और जो कोटवार होते हैं उन्होंने भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी थी। हालांकि पुलिस को पूरी जानकारी लग गई थी, लेकिन जो आरोपी हैं उसके माँ बाप का कहना है। तो फोरेंसिक, विवेक, बिल्कुल फोरेंसिक जांच के लिए युवती का शव मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और 2.5 महीने के बाद युवती का शव कब्र से निकाला गया और अब फिर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और मुंगेली से खबर, जहां पर ऋचा जोगी की जाति मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मामले में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जाति प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होनी है। छानबीन समिति के सामने ऋचा जोगी या प्रतिनिधि को आज पेश होना है। अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति मामले की जांच कर रही है। जवाब नहीं आने पर एक पक्षीय कार्रवाई संभव है। ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से पूरे मरवाही में बवाल मचा हुआ है। ऋचा रूपाली साधु के पते पर, आपको याद दिला दें, नोटिस भेजा गया था मुंगेली से। मुंगेली कलेक्टर ने ये प्रमाण पत्र जारी किया था, तो मुंगेली से ये प्रमाण पत्र जारी हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़े हैं। प्रशांत, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज ऋचा जोगी या किसी प्रतिनिधि को हाजिर होना है। बताइए, आज ये कितना महत्वपूर्ण दिन है आज ऋचा जोगी के लिए? जी, मैं बता दूं कि ऋचा जोगी जाति मामला अब लगातार गरमाने लगा है और लगातार मामला जो है तुल पकड़ने लगा है। इस मामले में आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज छानबीन समिति ने इस मामले को लेकर ऋचा जोगी को तलब किया है और इस जाति प्रमाण पत्र मामले में आज सुनवाई होनी है, जिसको लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी कि सत्यापन समिति के समक्ष ऋचा जोगी स्वयं आ रही है कि उनके कोई प्रतिनिधि आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जवाब नहीं आने पर एक पक्षी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा सकती है। मैं बता दूं कि मुंगेली के जरहा गांव से ऋचा रूपाली साधु के नाम से अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 15 जुलाई को
ऑनलाइन आवेदन किया गया था और बहुत ही आनंद फानंद में केवल 2 दिनों में 17 जुलाई को जाति प्रमाण पत्र देने के बाद कई सवाल खड़े हुए थे। वहीं मैं बता दूं कि आदिवासी समाज, कांग्रेस, भाजपा सभी इस मामले में जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो छानबीन समिति बनी है वो इंतजार कर रही है ऋचा जोगी के जवाब का। वहीं जो कई बातें निकल कर सामने आई कि अभी तक उनको नोटिस नहीं मिला है, ऐसी कई बातें आई है निकल कर, जिस मामले में कलेक्टर से बात होने पर कलेक्टर के द्वारा ये बताया गया कि आवेदन में जिस तरह का तो कुल मिलाकर प्रशांत आज देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि इस पूरे मामले पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो सियासत कर रही हैं, क्योंकि मरवाही उपचुनाव है, इसको लेकर अब सियासत तेज होती जा रही है। बात जगदलपुर की, जहां पर कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। रेड क्रॉस की दवा दुकान में अब मिलेगी, तो ये बड़ी खबर, कोरोना की दवाई जो इंजेक्शन है उसको लेकर एक बड़ी खबर। रेड क्रॉस की दवा दुकान में मिलेगा रेमडेसिविर। कोरोना मरीजों को ये दिया जाता है। कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी खेप मंगवाई जा रही है। बाजार में इंजेक्शन की कीमत 4 से 10 हजार रुपए है और रेड क्रॉस 2500 रुपए में यही इंजेक्शन उपलब्ध करवाएगी। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरियन के मुताबिक जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कलेक्टर की अनुमति से मुफ्त में इंजेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से जगदलपुर में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब रेड क्रॉस रेमडेसिविर दवा उपलब्ध कराएगा। 2500 रुपए में यह इंजेक्शन मिलेगा। वैसे मार्केट में इसकी कीमत 10 हजार तक है, लेकिन इसे अब सस्ते दामों पर मुहैया कराए जाने की कोशिश की जा रही है रेड क्रॉस की तरफ से। रायपुर से खबर, जहां पर भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। धान खरीदी की तारीख को लेकर चर्चा हो सकती है। नए कृषि कानून के स्वरूप और विधिक प्रावधानों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। अमानक खाद बीज पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। स्कूल खोलने को लेकर भी चर्चा है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने समेत कई विषयों पर भी मंथन हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं भूपेश कैबिनेट की बैठक चल रही है और बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। धान खरीदी की तारीख को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नए कृषि कानून के स्वरूप और विधिक प्रावधानों पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। अमानक खाद बीज पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। स्कूल खोलने को लेकर भी चर्चा, क्योंकि बताया जा रहा था कि 15 अक्टूबर के बाद से स्कूल खुल सकता है। इस पर भी आज एक फैसला लिया जाएगा कि जो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल हैं उसे खोला जाए या नहीं। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं रायपुर से। सुरेंद्र, भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, कितनी महत्वपूर्ण, क्या क्या फैसले लिए जाने की संभावना? देखिए कमरुद्दीन, ये जो बैठक है ये कैबिनेट की, ये इसमें जो किसानों से संबंधित जो मामले हैं उनको लेकर एक विस्तृत जो है चर्चा की जा रही है। और अभी जिस तरह से, क्योंकि बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए, लेकिन सरकार की जो रणनीति है, पिछली बार जिस तरह से 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत की गई थी और इस बार 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जानी है, तो उसके लिए धान खरीदी होगी तो उसके जो बारदाने को लेकर क्या व्यवस्था की गई है, जिस तरह चबूतरे बनाने थे सभी जगह पे, सभी जो धान खरीदी केंद्र है वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, तो इन सब चीजों की समीक्षा होगी। इसके साथ ही जिस तरह से, क्योंकि अभी जो तीसरी किस्त देनी है किसान न्याय योजना की, तो उसको किस तरह से किया जाए, और साथ ही जो नए जो किसान कृषि बिल पास हुआ है उसको लेकर किस तरह से जनता के बीच में जाना है, किस तरह से उसका विरोध करना है, तो उसको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही अभी आगामी, क्योंकि अभी बारिश का समय समाप्त होने वाला है, साथ ही जो गृह मंत्री के पास जिस तरह से राज्यपाल ने एक पत्र लिखा था कि माओवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां पर जो सिविलियंस है, आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं नक्सली, तो उस पर किस तरह से रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर भी चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। तो इस तरह से तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा रही है। तो ये, और इसके साथ ही क्योंकि ये इसकी 1 नवंबर को जो राजस्व भी बनाया जाना है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की जाएंगी, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह व्यवस्था करनी है, तो उसको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है। सुरेंद्र, अब देख रहे हैं कि कई राज्यों में जो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल हैं वो खुल रहे हैं, 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, क्या इस पर भी कोई फैसला, बड़ा फैसला आ सकता है आज? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह कोरोना को लेकर हालात अभी जिस तरह कुछ सुधरे नहीं छत्तीसगढ़ में, और कोरोना के मरीज बढ़ ही रहे हैं और संक्रमण जो है वो भी तेजी से फैल रहा है। राजधानी में देखा जाए तो तकरीबन 400 से 500 रोज लोग डेली संक्रमित की संख्या रोज आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से डोर टू डोर भी स्वास्थ्य कर्मी ये सर्वे कर रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जिन घरों में जो बीमार हैं। अगर तो चलिए, तो कुल मिलाकर आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सांवेर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो सोसाइटियों पे, बैंकों पे डाल दिया। मैं मुख्यमंत्री बना 23 मार्च को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और बनाने वाले ये खड़े हैं, हमको कहने में कोई संकोच नहीं। अगर ये सरकार न गिराते तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। ये बात बिल्कुल क्लियर और साफ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अरे कोई दो मत तो नहीं है। अब देखो 22 तारीख 23 को मैं बना, 29 तारीख को फाइल खोल कर मैंने देखा 2200 करोड़ रुपया 2018 के फसल बीमा योजना के प्रीमियम ही कमलनाथ दादा ने नहीं भरा, इसलिए वो पैसा मिल ही नहीं रहे थे किसान ने। आते ही कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रीमियम भर के 3100 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का किसानों के खाते में पहुंचाया। 29 मार्च को हमने किया। अब ये 3100 करोड़ रबी और खरीफ के, इसके बाद 19 की रबी और खरीफ के प्रीमियम को जमा करवा के फिर हमने 4688 करोड़ रुपया 22 लाख किसानों के खाते में डलवाया। अब भैया जो इसका गणित अच्छा है, जरा गिनना, 3100 करोड़ में 4688 करोड़ जोड़ो, कितने हुए? कोई गणित वाला जोड़े ना। आज मैं मीडिया के सामने कर रहा हूं, हिसाब लगाओ। आज हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? 3500 नहीं, 4688 और 3100 करोड़ जोड़ो तो 7786 करोड़। उसके बाद भैया 0% ब्याज के पैसा कमलनाथ जी ने बंदी कर दिए कि नहीं दूंगा। हमने आते ही 800 करोड़ रुपया 0% ब्याज के भर दिए। अब कितने हुए भैया? जोड़ो रे, कितने? 8300 करोड़ हो गए। इसके बाद हमने तय किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये 3 किस्तों में मिलेंगे 5346 करोड़ रुपया। 1600 करोड़ एक किस्त में, 1700 करोड़ के आसपास मिलते हैं। 3 में मिलके 5346 करोड़ रुपया। कितने हो गए? 13000 करोड़। फिर दिल ने कहा, अरे मामा तू काय को कसर रखता है रे, ये 6000 में मजा नहीं आ रहा, 10,000 कर दे, 4 और दे दे। तो हमने 4 और देने का फैसला किया। ये 4 का भी मोटा हिसाब लगाया, और किसान बढ़ जाएंगे तो और जोड़ दूंगा, लेकिन ये होंगे 3564 करोड़ रुपया। ये किसानों के खाते में अब डलना शुरू हो जाएंगे। कहीं कहीं शुरू हो गए, फॉर्मेलिटी पूरी होते ही। तो ये 3564 करोड़ मिलके कितने हो गए? 17,500 करोड़। तो ये 17,500 करोड़। अब भैया कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई थी, राहत की राशि दी क्या उनने? अरे जोर से बताओ, दी क्या? और मामा ये कह रहा है कि 4000 करोड़ हिसाब लगाया है मैंने। अभी जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसके 4000 करोड़ रुपया खाते में डालूंगा किसानों के। कितने हो गया भैया? 21,640 करोड़ रुपया। अब ये मोटा मोटा हिसाब है रे, बाकी छोटा मोटा नहीं कर रहा। अभी 100 करोड़ रुपया दिया फसल बीमा योजना हॉर्टिकल्चर के, इधर उधर के नहीं जोड़ रहा। ये 21-22 हजार करोड़ रुपया। अभी 6 महीना हुए, ज्यादा नहीं हुए, और उसमें से 4-1 महीना तो कोरोना में लगा रहा है भैया।
वो ही परेशान करता था। ईमानदारी से बताना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि वो कमलनाथ कहते थे सबका कर्जा माफ, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, और मरी हुई चुहिया लेकर घूम रहा था, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ। दिया क्या तुम? मूर्ख बनाते हो, झूठ बोलते हो। अब आप बताओ वो अच्छे हैं कि हम अच्छे हैं? अरे जोर से बताओ कौन अच्छा है? ये किसानों को जाके साफ कह दो, और यही नहीं रुकेंगे। ईमानदारी से आज बताना कार्यकर्ता भाई और बहन, कोरोना में गेहूं की ऐसी खरीदी हो सकती थी क्या कांग्रेस से? हमने इंदौर में ही कह दिया, प्रशासन के ताई हाथ पांव भूल गए, बहुत गेहूं हुआ है, लाइनें लगी है, बोरा नहीं है, धरने की जगह नहीं है। इनका खुले में खरीद लो रे, ढेर लगा दो, देखा जाएगा जो होगा। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के पंजाब को पीछे छोड़ दिया। उसके लिए मैं किसान भाइयों आपका भी अभिनंदन करता हूं। ये सरकार का फर्क है। गरीबों का अगर आप देखो, वो भी हिसाब मेरे पास, और ये इसलिए के कार्यकर्ता जाके कह दे कि सरकार कौन सी है। गरीबों का अगर आप देखोगे, अच्छा सिंचाई योजना के लिए कितने दिए वो पता ही है। अकेले 2200 करोड़ से ज्यादा तुम ही ले गए, नर्मदा माई ला रहे हो तुलसी भाई 2400 करोड़। अगर पैसे जोड़ दो तो हिसाब ही नहीं। अच्छा सोच के देखो जरा, वो कहते ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से आपको ले चलते हैं सांवेर, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत मजदूरों के खाते में पैसे डाले। हमने 1,78,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में 553 करोड़ रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाले, ताकि पेंशन मिलती रहे और उनका काम चलता रहे। हमने 1400 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में 553 और 1400 करोड़ रुपया पेंशन के, और शहरिया बेगा भारिया जनजाति के 2 लाख से अधिक बहनों के खाते में 102 करोड़ अलग से डाले। फिर हमने जो पथ विक्रेता थे, फल और सब्जी बेचने वाले, चाय नाश्ते की दुकानें लगाने वाले, गरीब आदमी, उसको 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का लोन उपलब्ध करवाया। अब तक 1,70,000 ऐसे गरीबों को करा चुके। हमने गरीबों के घर में राशन की कमी ना रहे, इसलिए मोदी जी को बहुत धन्यवाद। 5 किलो फ्री में ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। 1 किलो दाल भी ले जाओ, और 1 रुपया किलो की अपनी योजना चल रही थी, 10-10 किलो एक घर में। और उसके साथ 37 लाख पात्रता पर्ची फिर बनवा दी। अन्न की कमी नहीं आने दी। बच्चों के खाते में अगर मैं सुनाऊंगा तो पूरा दिन चला जाएगा। बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दी थी, मामा ने वो भी भरवाई। लैपटॉप भी बांटे, उसके पैसे भी दिए। कन्यादान की राशि रोकती थी, उसका इंतजाम कर रहे हैं। संबल योजना बंद कर दी थी। गरीब बहनों और भाइयों, संबल तुम्हारी जिंदगी का संबल है, किसी भी कीमत पर ये योजना बंद नहीं होने देंगे। उसमें पैसे डालना शुरू कर दिए। 1,78,000 लाडली लक्ष्मी बेटियों को हमने फिर से प्रमाण पत्र दे दिए, उनकी स्कॉलरशिप बांटना शुरू कर दी। 61,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के खाते में डाल चुके हैं 6 महीने के अंदर, और वो केवल तबाह करने में लगे। आज आरोप लगाते हैं, गद्दारी की बात करते हैं। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वल्लभ भवन मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन अगर किसी ने बेचा था तो उनका नाम था कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह। दलालों का अड्डा बना हुआ था, सरेआम दलाल बैठते थे। मंत्री की कदर नहीं थी, विधायक की कदर नहीं थी, उनके लिए दरवाजा बंद, और कोई बड़ा ठेकेदार आ जाए तो दरवाजा तुरंत खुलता था। टेंडर मैनेज होते थे, तू ये ले जा, तू ये ले जा, तू ये ले जा। दलाल घूम रहे थे, दलाल पूरे मध्य प्रदेश में। काम करवाना है तो लाओ, इतने पैसे ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। सरेआम मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाया था तो कमलनाथ जी आपने बनाया था, आपने, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। क्यों सरकार तोड़ने को मजबूर हुए? सिंधिया जी, आज हमारी ताई जी बता रही थी,
सीधे राजमाता जी की बात, इसलिए एक नहीं सुनी गई। भ्रष्टाचार चरम पर था, लोगों को कुचलने की कोशिश की गई और जिनने समझाया उन्हीं से कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो। उन्होंने कहा हम सड़क पे जाएंगे, तो कहा जाओ सड़क पे। तो सड़क पे ऐसे आए कि सीधे कमलनाथ ही सड़क पे आ गए। सरकार हमने कोई इसलिए नहीं गिराई कि हमें सत्ता का कोई लोभ या लालच था। अरे अपन तो झोला टांग के निकल पड़े, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लड़ेंगे, 5 साल की तैयारी थी। लेकिन इस सवा सत्यानाशी सरकार जब प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने लगी, तब यह फैसला हुआ। सिंधिया जी ने किया, तुलसी जी ने किया। मैं अभिनंदन करता हूं तुलसी जी आपका। ऐसी सत्यानाशी सरकार जो बर्बाद कर रही थी, मध्य प्रदेश को तबाह कर रही थी, उसको आपने गिराया। बताओ 5 साल ये सरकार रहती तो प्रदेश तबाह हो जाता कि नहीं हो जाता? जोर से बताओ, हो जाता कि नहीं? और इसलिए तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए ये हमारे साथ। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर इस वक्त की सुकमा से, जहां पर 2 आरक्षकों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। पिता के क्रियाक्रम में गांव गए थे और इसी दौरान नक्सलियों के साथ मारपीट की गई। जवानों ने भी नक्सलियों के साथ मारपीट की, गांव वालों ने भी जवानों का साथ दिया। देसी पिस्टल और कुछ सामान छोड़कर नक्सली भागे हैं। कोंटा अस्पताल में जवानों का इलाज चल रहा है, जवान का इलाज चल रहा है। कोंटा इलाके के कोंगडम गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो पिता के क्रियाक्रम में शामिल होने पहुंचे थे जवानों ने भी नक्सलियों को पीटा है और अब नक्सली भाग खड़े हुए हैं। गांव वालों ने भी जवानों का साथ दिया है। कोंटा इलाके के कोंगडम गांव की यह घटना। और खबर महासमुंद से, जहां पर हाईटेक तरीके से आईपीएल सट्टे का खुलासा हुआ है। आईपीएल में सट्टा खिलाते 5 लोग गिरफ्तार हुए। 4 महासमुंद और 1 सांकारा से गिरफ्तार हुआ। सटोरियों से 7 मोबाइल, 2 कार बरामद हुए। 5,38,000 के सट्टा पट्टी बरामद हुई। 6,000 रुपए नकद आईसीई एक्सचेंज पीबी एक्सचेंज ऐप से सट्टा खिलाते थे। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। साइबर सेल, कोतवाली पुलिस और सांकारा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और फोर्ब्स ने अमीर भारतीयों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी 88.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर हैं। लगातार 13वें साल मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। इस साल मुकेश अंबानी की संपत्ति में 73% का इजाफा हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म से जहां 2 लाख करोड़ से ज्यादा, तो RRVL से 5 अरब डॉलर की संपत्ति जुटाई गई। फोर्ब्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं, जिनकी संपत्ति 25 अरब डॉलर है।